कोरोना में जो म्यूटेशन के बाद ये डबल म्यूटेंट या फिर जो डेल्टा वेरिएंट है जिसने सेकंड वेव में इतनी भयानक तबाही मचाई, ये क्या चीज है और थर्ड वेव कब तक आ जाएगा, और एक जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है जिस पर वैक्सीन भी असरदार नहीं है, उस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कोरोना जो है वो निकला था तो चीन के वुहान शहर से, लेकिन जैसे जैसे ये पूरे देश में फैलता गया इसमें कई सारे चेंजिंग आते गए। जैसे अगर आज से 200 साल पहले देखिएगा तो हम लोग के जो परदादा वगैरह थे उनका कई सारे ऐसे वंश बढ़ते गए, तो उसी में हम लोग के कई सारे पटीदार बन गए, जिसको हम लोग गोतिया बोलते हैं, लोग रिश्तेदार होते गए, तो सब एक दूसरे से हल्का हल्का मैच होते हैं, जैसे मतलब हल्का हल्का ही मैच करते हैं। उसी तरह वायरस में भी होता है, जितनी ज्यादा इनकी संख्या करोड़ों में जाएगी थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आते रहेगा। तो हम लोग के पास अभी कई टाइप के कोरोना आ गए हैं, तो इन कोरोना के चेंजिंग को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन या अलग अलग वेरिएंट कहते हैं। जब शुरुआत हुआ था तो उसे केवल सिंगल कोरोना कहा गया था, वुहान से जो आया था चाइना के, अभी तो पूरी दुनिया में फैल गया। अब जब कोई भी कोरोना जो है जब एक से दूसरा बनता है तो जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, तो वहां पर उसमें कई सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, कोरोना के जो जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें जब एक से दूसरा बनता है तो जरूरी नहीं कि 100% सेम मॉडल का ही बनेगा, उसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंजिंग आ जाती है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। जैसे देखिए ये सारे के सारे कोरोना ही है सब, लेकिन अलग अलग डिजाइन के हो जाते हैं सब। हम आपसे ही कोरोना में से लाखों वेरिएंट निकले, उसमें कई वेरिएंट निकले, तो जिस वेरिएंट से खतरा नहीं रहता है उस वेरिएंट को हम लोग ध्यान से नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजिंग होते हैं जो हमें खतरा दे देते हैं। जैसे एक था B117, ये ब्रिटेन में पाया गया, एक था B1351, ये साउथ अफ्रीका में, P1 ब्राजील में, ऐसे इंडिया में B16172 ऐसे इंडिया में पाया गया। अब ये जो B1 P1 ये सब देख रहे हैं, ये जेनेटिक कोड होता है, इसकी एक अलग ब्रांच ही है, काफी जटिल ये चीज होता है, जेनेटिक कोड डिसाइड करना, उस हिसाब से ये नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या हो गया, किसी को ये नाम बोलने में बड़ा दिक्कत होता था। अब B117 बोलने से अच्छा वो कहता था कि ब्रिटेन वाला कोरोना है ये, अब भारत वाला का B16172, अब ये बोलने से ज्यादा था वो कहता था इंडियन कोरोना है, भाई भारत वाला वेरिएंट है, ब्राजील वाला। अब इन देशों को हो गया ऐतराज, अब हम लोग सारे लोग, इसमें भारत भी था, चले गए WHO के पास। WHO के जो चीफ है टेड्रोस, इन्होंने पास शिकायत करा गया कि भैया जो चीन से कोरोना निकला था वो तो सिंगल एक था, स्टार्टिंग था, तो उसके वेरिएंट नहीं थे, इसलिए उसे सिंपल कोरोना कहा गया, बट उसका भी जेनेटिक नाम था G614। तो इसे लोगों ने कहा G614 या तो कह दिया कोरोना, लेकिन जब कोरोना के वेरिएंट आए तो यहाँ पे देखिएगा इसमें चाइना का नाम नहीं लिया गया कहीं पे, उसे वुहान कोरोना या चाइना कोरोना नहीं कहा गया, लेकिन ये ब्रिटेन वाला कोरोना, ब्राजील वाला, ऐसा क्यों हो गया? तो इन्होंने एक रास्ता निकाला, कहा कि देखिए जो साइंटिफिक नेम है वो तो वही रहेगा B117, और एक्चुअली ये पाया गया था ब्रिटेन में, यूके में, तो लोगों को ये साइंटिफिक नाम बोलने से सहूलियत लगती थी, वो यूके बोल देते थे। वैसे ही भारत में पाया गया जो B16172, अब इसको कोई इतना बोलेगा भारत वाला कोरोना, वो सीधा बोल देता था इंडियन वेरिएंट, इसलिए WHO ने इसके लिए ग्रीक वर्ड कहा कि जो वैज्ञानिक है वो आज भी इसी को बोलेंगे, लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो इस देश को डिनोट ना करके ग्रीक नाम से, अब जो ब्रिटेन में पाया गया उसे अल्फा वेरिएंट कर दिया गया, जो साउथ अफ्रीका में पाया गया उसे बीटा वेरिएंट, जो ब्राजील में पाया गया उसे गामा वेरिएंट कर दिया गया। उसी तरह इंडिया में दो वेरिएंट पाए गए थे, हल्का सा चेंजिंग था, एक था B16172 और B16171, तो एक का नाम रखा गया डेल्टा वेरिएंट, एक का नाम रखा गया कप्पा वेरिएंट, तो जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो डेल्टा वेरिएंट है। इसी ने भारत में सेकेंड वेव में इतनी तबाही मचाई, लाखों लोगों का जान ले गया, ये इतना खतरनाक है कि ये युवाओं तक को नहीं छोड़ा। और एक्चुअली ये आया हम लोग यहाँ अप्रैल महीने, और बूढ़े लोग इसमें उतना संक्रमित नहीं हुए क्योंकि उन लोगों को एटलीस्ट एक डोज वैक्सीन की लग गई थी। तो भारत पूरी दुनिया में अभी ये सबसे खतरनाक इशू बना हुआ है डेल्टा वेरिएंट। अब अगर WHO ने ऐसा नाम नहीं जुगाड़ किया था तो आज पूरी दुनिया में लोग क्या कहते हैं कि इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है, इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है, तो जहाँ से चाइना से शुरू हुआ, चाइना का नाम नहीं बदनाम होता और हम लोग खामा में पीस जाते, इस वजह से इस तरह के नाम दिए गए। लेकिन साइंटिस्ट आज भी इसके जेनेटिक कोड के नाम से ही बुलाते हैं, लेकिन जो परंपरा थी देश के ओरिजिन जहाँ से इसकी पहली शुरुआत हुई थी, अब उसे खत्म कर दिया गया। भारत में दो वेरिएंट थे, एक था आपका डेल्टा वेरिएंट जो भयानक तबाही मचाया है, एक कप्पा वेरिएंट, ये उतना तबाही नहीं मचाया। लेकिन अभी भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग में एक और वेरिएंट पाया गया जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना खतरनाक, एक तो डेल्टा खतरनाक है, उस पे से डेल्टा प्लस वेरिएंट पर देखा गया है कि वैक्सीन काम नहीं कर पाती है, इसलिए लोगों को जरूरी है कि वो अभी से ज्यादा वैक्सीन ले सके, ताकि वो लोग कोरोना के अलग वेरिएंट से तो कम से कम बच सके। अगर वैक्सीन नहीं लेगा कोई, और सपोज कीजिए कि उसे कोई नॉर्मल सा ही कोरोना होगा जिसमें बीटा टाइप का ही हो गया, ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल अफ्रीका में पाया जाएगा, हर जगह पाया जाता है, लेकिन ओरिजिन वो इसलिए करते हैं। तो मान के चलिए कोई बीटा से संक्रमित हो गया, अब वो थोड़ा सा सीरियस है, हॉस्पिटल जाएगा तो बच जाएगा। और अगर उसे हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल में कोई डेल्टा प्लस वाला मिल गया, डेल्टा वाला मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा प्लस वाला मिल गया तो सोच रहा उसको वो दे देगा। अब वो सोच के लिए इस सबसे आदमी बचा सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अभी वैक्सीन लेके रेडी रखिए लोग, ताकि बीमार मत पड़े तो घर ही ठीक हो सके, हॉस्पिटल में ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, वरना वहां अपने ही लोड ज्यादा है। तो ये खतरनाक स्थिति भारत के सामने आती दिख रही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा कि इसकी संख्या बहुत कम देखी गई है, लेकिन देखिए कोरोना शुरुआत में भी तो कम ही देखा गया था। डेल्टा वेरिएंट को भी नवंबर दिसंबर में गवर्नमेंट को बोल दिए थे साइंटिस्ट सबकी एक ऐसा वेरिएंट है, लेकिन आगे तबाही तो मचाई दिया। थर्ड वेव में ऐसा हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप पुराना ग्राफ को देखेंगे तो जो पिछले साल यानी 2020 में जो कोरोना आया था उसका जो ग्राफ उठा था, फिर अचानक डाउन हुआ, फिर इस तरह से जो अभी का चल रहा है, तो पिछले साल 11 सितंबर 2020 को पीक आया था और उस समय 97,654 यानी लगभग 98,000 मरीज मिले थे। उसके बाद ये पीक डाउन हो गया दिसंबर के महीने में। उसके बाद हमें 3 महीने की टाइम मिली, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीने के बाद अगले चौथे महीने से सेकंड वेव चालू हो गया, यानी अप्रैल से सेकंड वेव चालू हो गया, जो अभी हम लोग झेल रहे हैं। सेकंड वेव का जो पीक है वो 6 मई को देखा गया था, उस समय हमारे यहाँ 4,14,000 केस देखे गए थे। सेकंड वेव जो अभी चल रहा है, ये सेकंड वेव जो है वो जुलाई में डाउन हो जाएगा, पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। लेकिन हमें फर्स्ट वेव से अगर हम सीखेंगे तो फर्स्ट वेव भी हमें केवल 3 महीने का मोहलत दिया था, तो हो सके उसी पैटर्न के हिसाब से सेकंड वेव भी हमें 3 महीने का मोहलत दे, यानी ये जुलाई में डाउन होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना डाउन होगा, और अक्टूबर लास्ट यानी नवंबर से थर्ड वेव भी आना चालू हो जाएगा। और कई देशों में थर्ड वेव, फोर्थ वेव भी आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि भारत में थर्ड वेव नहीं आएगा, लेकिन समझते हैं कि थर्ड वेव का कितना ज्यादा खतरा रहेगा।
तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में थर्ड वेव आएगा, बट उस समय घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय तक हॉस्पिटल्स में काफी बेड अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफी हद तक सीखा है सेकंड वेव में, काफी हद तक ऑक्सीजन की उस तरह से किल्लत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने ऑक्सीजन का चेन अभी से बना के सीख लिया है। दवाओं की जो कालाबाजारी हो रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा रेमडेसिविर की ये जो ब्लैकमेल हुआ था, उसको ब्लैक में बेचा गया था रेमडेसिविर को, ये सब चीजें थोड़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम से बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत हद तक गवर्नमेंट का भी कहना है कि हम लोग नवंबर के महीने तक लगभग 70 करोड़ लोग तक को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, और वो हो भी जाएगा नवंबर के महीने तक में वैक्सीनेशन। दूसरा, अगर और भी देखेंगे, अगर 100 साल पहले जाइएगा तो जो स्पेनिश फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू में भी 3 वेव आए थे, और हम अप्रैल में भी बताए थे आपको एक वीडियो में कि किसी भी पेंडेमिक या महामारी का जो सेकंड वेव होता है वही खतरनाक होता है। तो फर्स्ट वेव हम लोग झेल लेंगे, मैक्सिमम 97,000 केस गया, सेकंड वेव से भी हम लोग बहुत जल्दी उबर चुके हैं और बहुत थोड़ा 1 महीने में पूरी तरह डाउन हो जाएगा थर्ड वेव। तो स्पेनिश फ्लू का भी सेकंड वेव सबसे खतरनाक था, फर्स्ट वेव से खतरनाक था सेकंड वेव, सबसे कमजोर होता है थर्ड वेव। अब तक के जो इतिहास से हमें जानकारी है, जो सीखे हैं, तो उस हिसाब से भारत में भी थर्ड वेव से काफी हद तक हम लोग को सुरक्षित रह सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो भारत में अभी 3 ही वैक्सीन लग रही है, और स्पुतनिक तो रसिया की है, इसमें दोनों डोज अलग अलग दवाइयों का है, एक ही का नहीं है, बाकी समय एक ही गैप करके दूसरा लगा देना होता है। अभी काफी मतलब कंफ्यूजन है लोगों को कि कितने दिन पर दूसरा डोज लगाया जाए। तो कोवैक्सीन है, ये तो बहुत कम लोगों को लगा और ये 28 दिन के गैप पे लगा है। स्पुतनिक है 21 दिन के गैप पे लगेगी, लेकिन कोविशील्ड को लेकर अभी भी विवाद है, क्योंकि शुरुआत में सरकार ने कहा था 28 दिन, फिर कहा 42 दिन, फिर कहा 56 दिन। लेकिन देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से ऐसा डिसीजन लिया गया। देखिए, ये पूरी तरह से मतलब निराधार बातें हैं। कई देशों में, यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि 12 सप्ताह का, जबकि ब्रिटेन ने कहा है कि 8 सप्ताह का, WHO कह रहा है कि 12 से 16 सप्ताह का गैप कीजिए। तो एक एवरेज निकाल के हम आपको बता रहे हैं, सप्ताह में लोगों का दिमाग काम नहीं करता कि कितना दिन बोलना चाह रहा है। तो अगर आपने कोविशील्ड लगा रखी है, अमूमन उस कोविशील्ड ही लगा होगा, हम भी कोविशील्ड ही लगाए हैं, हमको भी लगभग 35 दिन के आसपास हो गया लगाए हुए। तो कोविशील्ड अभी के समय में आप 80 दिन के आसपास में लगवा दीजिए, 80 दिन के 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, मतलब 80 से 90 दिन के बीच में आप लगा दीजिए। अब बाकी दिमाग मत लगाइए कितना सप्ताह कितना नहीं, जोड़ के 80 से 90 दिन। अगर आप इतना दिन पे लगवाते हैं तो आप लगभग आपका 90% आपको मतलब सिक्योरिटी मिल जाती है, अप्रॉक्स 90%। और अगर आप 56 या 42 दिन पे लगवा देते हैं तो भाई आपका 65 से 70% आपकी इम्यूनिटी बनती है वहां पे। तो यही सही है 80 से 90 दिन। मिक्स डोज पर भी अभी रिसर्च चल रहा है कि मतलब पहला डोज कोई और, दूसरा डोज कोई और, जैसे पहला फाइजर लग जाए, दूसरा मॉडर्ना लग जाए। अगर आप भारत में देखेंगे इसी तरह कि पहला मान के चलिए भारत बायोटेक का लग जाए कोवैक्सीन, दूसरा लग जाए कोविशील्ड। अब इसमें भी कई तरह के ट्रायल किए जाएंगे, पहले कोवैक्सीन लगा के देखा जाएगा, बाद में कोविशील्ड। अब कुछ मरीज को क्या किया जाएगा, पहले कोविशील्ड लगाया जाएगा, बाद में कोवैक्सीन लगाया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कितनी इम्यूनिटी आ रही है, कितना नहीं हो रहा। एक लंबा प्रोसेस चलेगा यहाँ पर। कुछ लोगों को गलती से लगा भी दिया गया, तो ऐसे घबरा रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि अभी ये चीजें अंडर ट्रायल है, उसका डाटा नहीं है, इसलिए लोगों को ऐसा नहीं लगाना चाहिए था। जब इस पे डाटा आएगा तो ये भी आपको कुछ दिन में देखने को मिलेगी मिक्स डोज लगाने के लिए। कुछ गलतफहमियां जो है वो थर्ड वेव को बुलावा दे दी। अब जैसे अभी एक चीज देखे होंगे कि किस वैक्सीन के डबल डोज लेने के बाद इनका शरीर मैग्नेटिक हो गया। एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, इनका जितना मैग्नेटिक हुआ है वही हुआ है जहाँ कपड़ा नहीं है। एक चुंबक अगर बना रहता है तो चुंबक को कपड़ा से क्या मतलब, वो तो अंदर से भी चिपक जाता है। तो देखिए, जहाँ ये गंजी पहने हैं वहाँ इनका थैलिया लोटा नहीं चिपका है और वहीं पर चिपक गया। देखिए, ऐसी घटना जो होती है ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होने लगता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक रहेगा वहाँ मैग्नेट भी रहेगा। हमारी खुद की बॉडी लगभग 2 वोल्ट का करंट खुद दे देती है। 12 वोल्ट देती है, झटका मारते हैं और गाने लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो 440 वोल्ट नहीं देता है, 2 वोल्ट तो नहीं देता है। जो बैटरी भुगवा होती है ना घड़ी वाली, आप अगर दोनों नसों पे रखेंगे ना तो उसको वो सप्लाई देता है। हमारी खुद की बॉडी उतना दे देती है। तो ये वैक्सीन की वजह से ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन 2 साल लगाने के 2 साल बाद लोग मर जाएंगे, और इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता की कुछ लोग कह दिए कि उन्होंने ये कहा है। ऐसा नहीं है, किसी के भी आधे बयान को दिखा के लोग फेमस हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोला तो शुरुआत का कुछ काट दो, लास्ट का कुछ काट दो, अब बस वही दिखाओ जिससे फायदा हो जाएगा, उस बेचारा वैज्ञानिक बदनाम हो जाएगा। यूट्यूब पे क्या है कि जितना वीडियो बनेगा उतना लोग कमा लेते हैं। तो इस वजह से आप बताइए, वैक्सीन लगे अभी 2 साल हुआ नहीं, किस बकलों ने अभी रिसर्च कर लिया कि 2 साल आगे क्या होने वाला है, यानी करोड़ों लोगों की जो वैक्सीन लगी है वो बेल है यहाँ पर। कुछ लोग का कहना है कि वैक्सीन अगर इतना ही असरदार है तो डॉक्टर्स क्यों मारेगा, जिसमें हमारे सबसे मतलब के अग्रवाल जी तो बहुत बेहतरीन डॉक्टर थे। तो देखिए, डॉक्टर्स के साथ 2 गड़बड़ी होगी। पहला कि इन्हें जो वैक्सीन दिया गया वो 28 दिन के गैप पर दे दिया गया। बाद में पता चला कि 28 दिन पर देने पर महज 56% हमको इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन अगर वही गैप को बढ़ा दिया जाता तो 90% सिक्योर हो जाते। तो पहले तो रिसर्च में ही डॉक्टर्स को हम लोगों ने जल्दबाजी में लगा दिया, पहला। दूसरा कि एक डॉक्टर के पास जाइएगा, कोरोना जहां वो बेचारा डॉक्टर रहता है, पीपीई किट में बेचारा पूरा पसीना से भीगा रहता है, दाहिने बाएं ऊपर चारों ओर कोरोना के मरीज रहते हैं। तो एक डॉक्टर की तुलना आप अपने से मत कीजिए, आप में और डॉक्टर में बहुत अंतर हो जाता है। आपको अगर पता चलेगा ना इस गली में कोरोना का मरीज है, आपको गली छोड़ देते हैं, और डॉक्टर बेचारा इधर हाथ रखेगा तो मरीज इधर। तो डॉक्टर से प्लीज अपनी तुलना मत कीजिए, ये उनका एक तरह का अपमान होगा। वो इस दौर में भी बेचारे कितने डॉक्टरों ने जान गंवा दिया, उस पर कुछ लोग मजाक बना रहे हैं, ये गलत बात है। एक और अफवाह फैला कि नपुंसक हो जाते हैं, एकदम ये मिथ है, एकदम गलत बात है। ऐसा कोई नपुंसकता नहीं हो जाती है भैया, ये नपुंसकता से इसको कोई लेना देना नहीं है। बहुत सी जगहों पे अफवाह फैला रहता है। ऐसा अफवाह पाकिस्तान में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, पोलियो के ड्रॉप पर। वहां पोलियो जो पिलाने जाता है, बताइए कितना तकलीफ भरी जिंदगी हो जाती है। भारत में तो 2014 से पोलियो को मुक्त कर दिया गया, भारत से पोलियो ड्रॉप के माध्यम से। अब पाकिस्तान में आज भी पोलियो, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब पाकिस्तान में कोई पोलियो ड्रॉप पिलाने जाता है ना तो उसके साथ कमांडो जाते हैं AK-47 लेके, कि कोई बेचारे डॉक्टर नर्स को मार मत दे वहां पर। इतनी खतरनाक होता। अभी कुछ 10-15 दिन पहले कि जो सेफ्टी गार्ड थे, जो कोरोना मतलब जो पोलियो ड्रॉप पिलाने वालों को सुरक्षा दे रहे थे, वो लोग घर जा रहे थे, उन लोगों को मार दिया वहां के लोगों ने। तो बताइए, ये सब अफवाह है। ऐसे अनपढ़ों के चक्कर में रहेंगे ना तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। ये सालों का कहना है कि अगर 2 बूंद पिलाइएगा तो 2 को बच्चा हो, तो भैया इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम लोग हमारे तो यहाँ पर अब भारत में न जाने कितने लोगों को पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया। हम लोग भी बचपन में पिए हैं, हम लोग को तो बड़े भी हो जाते हैं, 7-8 साल के हो जाते थे, घर वाले भेजते थे, पी लो, खट्टा खट्टा लगता था, पियो आदमी बनाता था। तो हमारे कुछ दोस्तों में जिनकी शादी होगी उनके अमूमन 2-3 बच्चे हैं। अब भाई वो 2-3 पे ही स्टॉप किए, उन लोग पढ़े लिखे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि उनके आगे नहीं हो सकता। ठीक है, अफवाह है, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान की एक महिला का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो अपने बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए लगातार मना कर रही है। पोलियो से मरे, टीबी से मरे, मैं जिम्मेदार हूं, हुकूमत नहीं है। पोलियो की कतरे नहीं पिलवाऊंगी। जल्दी पूरा पाकिस्तान मिलवाए, सरकारी भी है, नवाज शरीफ भी है, ताऊ से भी है, बेनजीर को जिंदा करके मिलवा दो। मैं नहीं मिलवाऊंगी।
ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने एक चाल चला था कि ओसामा का कैसे भी डीएनए पता चल जाए कि ये एबटाबाद में छुपा है, इसलिए वो हेपेटाइटिस के जांच के बहाने वो वहां का डीएनए चेक करना चाहता था, जिसमें वो कामयाब हो गया। तो पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि अगर आप कोरोना की वैक्सीन लेंगे तो अमेरिका आपके दिमाग को हैक कर लेगा। मतलब अमेरिका को दिमाग की कमी है, जो इन पाकिस्तानियों की दिमाग को हैक करेगा। उनको बम बनाने के सिवा कुछ आता ही नहीं है, उनको कौन हैक करने वाला है। और कंसर्न ये है कि अगर पाकिस्तान से कोरोना खत्म नहीं हुआ तो इजीली भारत में आ जाएगा, और भारत की जनसंख्या और घनत्व इतना ज्यादा है और क्राउड इतना ज्यादा है जिसका कोई हद नहीं, बहुत इजीली फैल जाएगा। तो हमको कोई मतलब नहीं है ससुरे तुम मर जाओ, तुम लोग के यहाँ कुछ भी हो जाए, बट ये मतलब बहुत तेजी से ट्रांसमिट हो जाता है इधर उधर। तो ऐसे अनपढ़ के चक्कर में नहीं रहना है, उस ससुरे अपनों डूबेंगे, आपको भी डुबा देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव में केवल बच्चों को ही असर होगा, ऐसा नहीं है। बच्चों को कोरोना होता भी है तो वो नॉर्मल ठीक हो जाते हैं। बच्चों के लिए भी वैक्सीन ट्रायल की जा रही है। फाइजर ऑलरेडी यूरोप और अमेरिका में इसका ट्रायल चालू कर दिया है। भारत बायोटेक ने भी बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल चालू कर दिया है। और अगर बच्चों को कोरोना होता भी है तो घबराने की जरूरत नहीं, उनका कोरोना नॉर्मल सिम्टम्स दिखते हैं, खांसी बुखार सर्दी होता है, होम आइसोलेशन से ठीक हो जाते हैं। इनमें कोई ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। सरकार भी कुछ गलती करती है। गवर्नमेंट जब लॉकडाउन खोलती है ना तो उसको समाज का ज्यादा आइडिया रख के नहीं करती, इस तरह से लोग भीड़ लगा देते हैं। गवर्नमेंट को भी लॉकडाउन में जो ढील देनी चाहिए वो दोपहर के कड़ाके की धूप में देनी चाहिए, एकदम कड़कड़ा के धूप हो, 12 से 3 के बीच में दे दीजिए। अच्छा 12 से 3 बजे दोपहर में इतना गर्मी रहता है कि मजबूरी में वही लोग निकलेंगे बाहर जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब लड़की सब तो निकल के नहीं करेगी, ओ माय गॉड हम काले हो जाएंगे, मत जाओ। तो गवर्नमेंट कहती है सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे, तो सोच रहा शाम 7 बजे इतना भयानक भीड़ लगा देते हैं, क्या जरूरत है। और कहती है बहुत जरूरी हो तभी निकलिए। अरे हिंदुस्तान है यहाँ लोग को घर में मन नहीं लगता है। 12 से 3 खोलिए और मत कहिए जिसको निकलना निकलो, कोनो धूप में ना निकलने वाला है वहाँ। हम तो कहते हैं कि सोच रहा जिस गांव में वैक्सीनेशन नहीं हुआ हो, या जिस गांव के लोग मना कर रहे हैं ना कि इस गांव में वैक्सीन नहीं लगेगा या वहां पर वैक्सीन कम लगा हुआ है, वहां का बिजली काट दो। सोचो जब गर्मी में सुतो वहां पर, तब समझ में। एक आदमी हमसे कह रहे थे कि अगर कोई वैक्सीन नहीं लगाए तो उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। कहीं नहीं करना चाहिए भैया, तू वैक्सीन नहीं लगाएगा तो तेरा कोरोना हो जाएगा, तू 10 आदमी को फैला देगा वहां पर। तो भाई ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं, ये कुतर्क, मतलब अपने वाले करेंगे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो केवल पैदा हुए हैं किसी भी चीज में कमी निकालने के लिए। इस ससुरों के चक्कर में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम धीमा चल रहा है। और रही बात इसमें वैक्सीन की, तो जुलाई से इसका भी प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो जाएगा और हम लोग थर्ड वेव से इजीली निकल जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हाँ ये कंसर्न है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बाकियों के प्रति अगर हम लोग अपनी इम्यूनिटी बना लेते हैं वैक्सीनेशन से तो बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं।